अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगला टॉपिक है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अच्छा, रेडियस आपने आम तौर पर पढ़ा होगा ना, मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेके उसकी लाइन तक उसका जो सर्कमफ्रेंस है, लाइक दिस इज द सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हैं, राइट। सो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा या एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटम का रेडियस। और वो किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि या डिफाइन कर सकते हैं? आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं, राइट। सो आप देखें कि आपके पास दो शेल्स हैं इस एटम के। तो आप जब न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जब जाते हैं, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एन एटम। इसी टॉपिक में सब हेडिंग आती है आपके पास पीरियड ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मेन ग्रुप्स। आपको याद है कि जब आप पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं तो उसमें आपके पास ऊपर से नीचे ग्रुप्स आते हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज पीरियड्स। तो हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से ग्रुप 2 ले रहे हैं और ग्रुप 2 में आपके पास क्या क्या आता है ये आप यहाँ देख लीजिए, मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें से हम 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, राइट। तो आपके पास ये आ गया लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 1। बेरिलियम 4, पहले शेल में 2, दूसरे में 2। बोरॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फोर्थ मेंबर कार्बन, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 4। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं कि लेकिन जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो हमने ये 4 मेंबर्स लिए हैं ग्रुप 2 के, उसका मकसद ये था कि उसमें आपने देखना है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डिक्रीज। किस तरह? आप देखें कि इसमें एटम के 2 आपके पास शेल्स हैं, राइट। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन यानी अगर कैटाइन बन जाता है और ये दे देता है, तो इसके पास तो सिर्फ एक शेल रह जाएगा, तो इसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, सिर्फ बाकी एक शेल, यानी इलेक्ट्रॉन देने से शेल भी चला जाएगा। तो रीज़न क्या है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज प्रोटॉन अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मेन ग्रुप, अभी हमने ग्रुप 2 लिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो रेडियस डिक्रीज़ हो जाता है। पहले इतना था, फिर ये सिर्फ इतना रह जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता? अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट में जाने से पहले आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स शेल में मौजूद होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं रहता है। किस तरह कि प्रोटॉन का नंबर सेम रहने की वजह से देयर इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन नहीं गया, सो इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे उसका और प्रोटॉन का इंटरेक्शन या अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, नो एडिशनल इनर शेल। अब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में एक रिपल्सिव फोर्स होती है जो इन दोनों को दूर करती है। लेकिन ये दोनों क्यों घूमते रहते हैं अपने शेल्स में? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद और कोई शेल बीच में नहीं आता। शेल इंक्रीज़ हो जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। अक्रॉस द पीरियड इन ट्रांजिशन मेटल्स, अब इसमें हमने देखने हैं एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट। आप एक नज़र ये टेबल देखें जिसमें ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बस आप आगे जाके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो उसमें डिटेल में समझ आ जाएगा। और इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मेटल्स की ये होती है, जिसमें वैसे तो 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन 4s रहा है। अब फ़र्ज़ करो कि आपके पास जैसे ये मैंने
आप ये ना समझें कि ये KLM शेल्स हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये 3D और ये 4S शेल है। तो इसको अगर हम वैलेंस शेल लेते हैं, इसको फिल होने से पहले अंदर वाला शेल होता है। नॉर्मली एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बनता है तो पहले शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले, वैलेंस शेल से पहले 3D जो शेल है, सब शेल है, यानी उसको हम इनर शेल कहेंगे, वो पहले फिल होता है रादर देन द आउटर 4S शेल। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज बट नॉट स्मूथली, राइट। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट असल में दो चीज़ों की वजह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा शेल्स, वो एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब आप आगे आ जाइए। तो अगला आपके पास बनता है डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप दोबारा अगर पीरियोडिक टेबल पे आएँ तो अब मैं आपको ये वाला पोर्शन बता रही हूँ, दैट इज़ ग्रुप 1, जिसमें आप पढ़ेंगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने 3 एग्जांपल्स ली हैं। आप सबसे पहले एटॉमिक रेडियस देखेंगे, इंक्रीज़ होता है, क्यों? इसलिए अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि किसी भी एटम का रेडियस इंक्रीज़ इसलिए होता है कि उसके अंदर शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, और शेल इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, राइट। सो बिकॉज एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेल्स विद ईच पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट में आप देखेंगे कि एडिशनल इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स इंटरवीनिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लिथियम देखें, लिथियम में 2 शेल्स हैं, पोटेशियम, लिथियम में 2 शेल्स हैं, दैट इज़ K एंड L शेल। सोडियम में KLM और पोटेशियम में KLMN. So as you move from top to bottom in G1, the number of shells increase, and as a result the atomic radii also increase. और shielding effect तो increase होना ही है, because आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए जा रहे हैं। तो shielding effect मैंने आपको पहले बताया कि it is the effect, शील्ड आपने देखा ना, जैसे तलवार के वार से बचने के लिए आपको शील्ड चाहिए होती है। सो दिस इज़ द इफेक्ट दैट इज़ कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द शेल्स। आयोनिक रेडियस definition: ion is formed by gaining of electron. Ionic radius is the measure of the size of an ion from its nucleus to the outermost electron shell. अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, अब आयनिक रेडियस। इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक रेडियस में तो था कि एटम में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टिल द आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो डिस्टेंस है उसको आप रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस इसलिए कहते हैं कि अब हम आयंस का जिक्र करेंगे। उन्हीं एटम्स में कभी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो हम अब कैटाइंस और एनाइंस का जिक्र करेंगे और उससे रिलेशन में देखेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम, बिकॉज अब यहाँ पर आपको एक चीज़ आप याद रखें, मैं दोबारा आपको रिकॉल करवाती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस देयर इज़ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। कैसे? पहले तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं जब तक कोई एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स या वो एटम दे देता है या वो लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का कम और ज़्यादा होना प्रोटॉन्स के कम और ज़्यादा होने पे कोई फ़र्क नहीं डालता। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम। नंबर 2, न्यूक्लियस होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो निकल गए। उसके बाद थोड़े इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो वीकर फोर्स हो जाती है, क्योंकि पहले क्या होता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अपने शेल्स में। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीकर फोर्स के साथ न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप ये सोचें कि व्हाट इज़ अ क्लाउड, आपके दिमाग में अगर क्लाउड का लफ्ज़ आए तो आपको लगता होगा कि एक जैसे बादल होते हैं, एक धुंधली सी चीज़, जैसे आपके पास आसमान में तारे हैं और आगे क्लाउड्स आ जाएं तो वो वीकर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह सिलसिला है कि आपके पास अगर ये एटम है, जैसे एटम का न्यूक्लियस जो होता है ना वो विजिबली नज़र आ जाता है,
ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉलर इन साइज़, तो वो एक क्लाउड की अपीयरेंस देते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड होगा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा या आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। कैटाइन वर्सेस पेरेंट एटम एंड एनाइन वर्सेस पेरेंट एटम। मैं आपको जल्दी एक शॉर्ट सा लेक्चर दूंगी इस पर ताकि लंबा ना हो जाए। पेरेंट एटम को आप न्यूट्रल एटम भी कहते हैं। न्यूट्रल एटम मींस इट नाइदर लूजेज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन्स इलेक्ट्रॉन, और कैटाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप साइज़ को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैटाइन्स आर स्मॉलर दैन पेरेंट एटम बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इनका साइज़ ये रेड कलर से शो किया गया है। आपके पास कैटाइन और ग्रे वन इज़ द न्यूट्रल एटम, तो आपको साइज़ डिफरेंस नज़र आ जाएगा। और रीजंस क्या हैं? इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चेंजेस, जब आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं ये लूज़ कर देता है। जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, यानी इसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पहले शेल में और एक बाहर वाले शेल में। तो ये कैटाइन क्यों है कि इंस्टेड ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, ये लूज़ कर देगा और ये कैटाइन बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसका साइज़ ऑटोमेटिकली, ये देखो आप शेल 1 रह गया। तो इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन जाने से प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल नहीं रहता, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखें एनाइन वर्सेस पेरेंट एटम, जिसमें ऑक्सीजन की एग्जांपल देखें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 6 दूसरे में। इंस्टेड के ये 6 दे तो ये 2 ले लेता है, सो इट इज़ एन एनाइन। जब हम इसको पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम से कंपेयर करेंगे तो इसका साइज़ पेरेंट एटम से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसका शेल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज़ होती है और देयर इज़ डिक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो प्रोटॉन से इंक्रीज़ कर देता है। प्रोटॉन का नंबर कम और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है, लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो इट इंक्रीजेज द साइज या एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जी बच्चों, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।